आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है भारत में भुगतान संतुलन, जो कि एमए अर्थशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी इकाई में सम्मिलित किया गया है। तो आज इस विषय में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि वास्तव में भारत में भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है। भुगतान संतुलन की स्थिति को समझने से पहले थोड़ा बहुत भुगतान संतुलन को याद कर लेना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के अंदर शेष विश्व के साथ होने वाले मौद्रिक सौदों का लेखा जोखा होता है। अर्थात एक निश्चित अवधि में एक देश जितनी भी वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है, उसका लेखे के रूप में जो विवरण तैयार किया जाता है, उसको भुगतान संतुलन कहते हैं। यह धारणा व्यापार संतुलन से मिलती जुलती है, परंतु उससे ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि व्यापार संतुलन में जब निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो तो वह संतुलित होता है, और आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो वह असंतुलित होता है। परंतु भुगतान संतुलन लेखे के विवरण के रूप में हमेशा बराबर होता है। और दूसरा अंतर ये है कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। दृश्य मतलब जो दिखाई देती है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। माने वस्तुओं का आयात निर्यात और सेवाओं के आयात निर्यात दोनों को ही भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे किसी लेखे के दो पक्ष होते हैं, लेनदारी और देनदारी। खाता जो होता है, बही खाता, उसमें अकाउंट के नियम का पालन किया जाता है। तो लेनदारी में क्या आएगा, जब हम किसी देश को कुछ निर्यात करते हैं, चाहे वो दृश्य मद हो चाहे अदृश्य मद हो, तो जो भी प्राप्त होता है वो लेनदारी में आएगा। और जब हम किसी वस्तु का निर्यात करते हैं, चाहे वो दृश्य मद के अंतर्गत हो या फिर अदृश्य मद के अंतर्गत हो, तो आयात करने से हमको उनको देना पड़ता है, तो वो देनदारी पक्ष के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भुगतान संतुलन को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं, एक है चालू खाता और दूसरा जो है वो पूंजी खाता। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि चालू खाता और पूंजी खाता क्या होता है, किसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए, चालू खाते में दृश्य मदें मतलब समस्त वस्तुओं का आयात निर्यात, अदृश्य मदें विदेशी पर्यटन, मतलब अगर कोई यहाँ से घूमने जाता है या कोई विदेशी हमारे यहाँ घूमने आता है, परिवहन, बीमा, विनियोग आय, शासकीय मद, निजी और शासकीय अंतरण या हस्तांतरण। इसके अंतर्गत एक पक्षीय हस्तांतरण आता है, जिसमें उपहार या किसी को सहायता दी जाती, किसी देश को, ये सब शामिल किया जाता है। पूंजी खाता में जो निवेश होता है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या निजी व्यक्ति के द्वारा हो, अल्पकालीन और दीर्घकालीन निजी निवेश सभी आ जाते हैं। सरकारी ऋण आ जाता है, बैंक की पूंजी आ जाती है, सकल ऋण का भुगतान आ जाता है, मुद्रा कोष से जो पुनः क्रय होता है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में भुगतान संतुलन की क्या दशा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि न केवल ये आपके पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी डेटा पूछे जाते हैं या फिर आंकड़े पूछे जाते हैं, तो आप इस दृष्टि से भी इसका अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा आंकड़ों को याद करने का अभ्यास भी होना चाहिए। और एक बार जब इसकी गंभीरता को आप समझते हैं, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था या स्वतंत्रता के पश्चात, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये तो था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत जो है वो व्यापार में बहुत आगे था, लेकिन उनके आने के बाद स्थिति खराब हुई और स्वतंत्रता के बाद फिर से इसमें सुधार हो रहा है। कुछ ताज़ा आंकड़े ले लें तो 2004-05 में भारत का विदेशी व्यापार जो 195.1 बिलियन डॉलर था, वो 2017-18 में लगभग 4 गुना बढ़ गया है, जो कि 768 बिलियन डॉलर का हो गया है।
और जब भी निर्यात की बात की जाती है तो हम कुल निर्यात में हिस्सा देखते हैं किसी देश का, तो वैसे तो ये बहुत कम था। विश्व के कुल निर्यात में 2004-05 में भारत का जो हिस्सा था वो 1% था, और 17-18 में बढ़कर ये 2.4% हो गया। इस प्रकार आयात भी 0.8 से बढ़कर 48% हो गया है। और अगर हम विश्व के निर्यातकों में भारत का जो कहना चाहिए स्थान देखते हैं, तो इसका जो है निर्यातकों में भारत का 20वां स्थान है और आयातकों में 11वां स्थान है। मतलब जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं उसमें 20वां है और सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं उसमें 11वां है। तो ये अच्छी बात है कि निर्यात में ज़्यादा है, और वैसे दोनों तरफ से व्यापार होना ज़रूरी है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, और अक्सर पीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का निर्यात में कितना, विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत योगदान रहता है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि भारत का भुगतान संतुलन ज़्यादातर प्रतिकूल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो है देनदारी ज़्यादा रही है और लेनदारी कम रही है। 1948 से 51 तक देखें, 51 इसलिए कहा क्योंकि पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी। उसके पहले भारत का जो भुगतान संतुलन था वो प्रतिकूल था। इस समय देश को 260 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। आइए आगे देखते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की क्या स्थिति रही। तो पहली पंचवर्षीय योजना मैंने अलग अलग दर्शाया ताकि आप अच्छे से याद कर लें। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61। तो इस समय 542 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। और क्योंकि दो मदें होती हैं, दृश्य और अदृश्य, तो अदृश्य मद जो थी हमारी धनात्मक थी, जिससे कि घाटा कम होकर केवल 42 करोड़ रुपए का था। तो हम ये मान सकते हैं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो भुगतान संतुलन की दृष्टि से संतोषजनक रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक हम देखेंगे कि इस समय जो व्यापार घाटा था 2338 करोड़ रुपए का था। फिर भी अदृश्य मदों से बैलेंस हुआ और घटकर 1952 करोड़ रुपए तक सीमित हो गया। इस समय की स्थिति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि निर्यात जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े थे। और आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर जो उद्योग स्थापित हुए वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुए, मतलब भारी उद्योग, तो इसलिए आयात ज़्यादा बढ़ा होगा, ये हम कह सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक थी, इस समय भी जो कुल घाटा था वो 2384 करोड़ का था, परंतु अदृश्य मदों के कारण भुगतान शेष का कुल जो घाटा है वो 1952 करोड़ रुपए ही रहा। और इसका कारण, आप सबका कारण ध्यान में रखेंगे और सफलता असफलता भी ध्यान में रखेंगे। ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्नों में काम आता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है कि कारण क्या था। कारण याद रखेंगे कि इस समय आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी जिसके कारण घाटा हुआ। आपको पता है कि बीच में ब्रेक था और पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। इस समय जो है वो 2015 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि 52 करोड़ रुपए का अतिरेक अदृश्य मद में था। तो एक बात आप नोट करेंगे कि जितनी भी योजनाएं थी ज़्यादातर घाटा जो हुआ वो दृश्य मदों में हुआ है, अदृश्य मदों में नहीं हुआ है। और इसी दौरान मुद्रा का अवमूल्यन दूसरी बार भारत में हुआ था 1966 में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? जब एक उद्देश्य ये भी होता है कि व्यापार को बढ़ावा देना ताकि हमारी वस्तु दूसरे देशों के लिए सस्ती हो जाए, इसलिए मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। तो यहाँ पर
पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत का जो भुगतान संतुलन था वो अनुकूल था, विशेषकर 1972-73 में, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए थे आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन। आयात प्रतिस्थापन मतलब ऐसी वस्तुएं जो विदेशों से मंगाई जा सकती है वो स्वयं उत्पादित करना, और दूसरा निर्यात बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना। निर्यात संवर्धन योजनाओं के बारे में आप अलग से जानकारी ले सकते हैं। फिर है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो 2 वर्ष शुरू के उसमें निर्यात बढ़ा था, और यहाँ पे 77-78 में 5,408 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। तो हम मानेंगे कि प्रारंभ के वर्षों में निर्यात में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, और ये भी था कि जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने यहाँ बहुत सारी धनराशि भेजी थी, जिससे संतुलन सुधारने में सहायता मिली, विशेषकर 1976 और 77 में। तो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो भी, उसमें ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 वर्ष थे जिसमें भारत का व्यापार संतुलन जो है वो भुगतान संतुलन जो है वो अनुकूल था। तो 72-73 और 76-77 की का जो वर्ष है वो आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं कि 6वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सफल जो है कहना चाहिए भुगतान संतुलन में कौन सी योजना रही, तो ये भी आप बता सकते हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान शेष का कुल जो घाटा था वो 11,667 करोड़ रुपए रहा, और कारण ये था कि इस साल जो है, इन वर्षों में जो है बहुत ज़्यादा खनिज, लोहा, इस्पात आदि का आयात किया गया, जिसके कारण आयात बिल जो है वो बहुत बढ़ गया था। 7वीं योजना में भी कोई सुधार नहीं हुआ, कारण वही बहुत ज़्यादा आयात में वृद्धि। 8वीं योजना में, जो कि एक प्रमुख योजना मानी जाती, क्योंकि इस समय जो है नई उदारीकरण की नीति लागू हुई थी, और ये भारत के आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, जो कि जिसने कि एक क्रांति ला दी थी। तो भुगतान शेष के चालू खाते का घाटा जो है ये याद रखेंगे 97 में, मैंने जब योजना ख़त्म हुई 15,839 करोड़ रुपए हो गया। इस समय देश में आर्थिक सुधार लागू हुए, और उसको दूर करने के लिए, घाटे को दूर करने के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर एकल विनिमय दर लागू करके उसे चालू खाते में पूर्णतया परिवर्तनीय बना दिया गया। आपको मैंने बताया कि 2 प्रकार के खाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। दोहरी विनिमय दर का मतलब है कि पहले जो है, जब विदेशी व्यापार होता था चालू खाते में, तो सरकार से मुद्रा का परिवर्तन करा के ही व्यापार होता था। अब ये छूट मिल गई कि स्वतंत्र रूप से वैसे ही मुद्रा का लेन देन किया जा सकता है जैसे बाजार में होता है, और मुद्रा का वो मूल्य भी बाजार के मूल्य से निर्धारित होगा, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और प्रतिबंधों में कमी आए। लेकिन ये केवल चालू खाते तक सीमित रखा गया, और पूंजी खाते में सलाह देने के लिए कि क्या पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता होनी चाहिए, 28 फरवरी 1997 को श्री SS तारपोर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो ये जो वर्ष आप ध्यान में रखेंगे, तारपोर समिति के बारे में आप अलग से अध्ययन करें, और तारपोर समिति के बारे में आपके वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ये किस लिए गठित की गई थी। वर्ष और कारण आपको याद रखना पड़ेगा। दोहरी विनिमय दर प्रणाली को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। इसका जो घाटा था वो था 1,63,634 करोड़ रुपए। इस समय भुगतान शेष अनुकूल रहा 2003-4 में, लेकिन 4-5 में भारी घाटा हुआ, और 8-9 में भी भुगतान शेष जो है वो अनुकूल रहा। 9वीं योजना अवधि, यहाँ पे भी भुगतान शेष घाटे में था। इस दौरान SEZ की स्थापना भी की गई। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन देना था। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इसकी स्थापना कब हुई, या इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये आपको
ध्यान में रखना पड़ेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 भुगतान शेष का कुल घाटा जो था वो था 9,56,910 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा जो खराब हालत थी वो थी 2012-13 में। आप लोगों को याद होगा कि इस दौरान मुद्रास्फीति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अगर हम 2018-19 की स्थिति में देखें, क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजना रही नहीं, तो 2018-19 की स्थिति में हम देखते हैं कि जो कुल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, उसमें भुगतान शेष का घाटा जो है वो 2.7% है, जो कि चालू खाते का है, जिससे दृश्य मद शामिल रहती है। तो एक बात और नोट करने वाली है कि जो भी घाटा है वो दृश्य मद में है, अदृश्य मद में नहीं है, माने सेवाओं के क्षेत्र में नहीं है। उसका कारण है कि बड़ी मात्रा में सेवाओं का निर्यात जो है हमारे देश से होता रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत का जो भुगतान संतुलन है हमेशा असंतुलित ही रहा है। उसमें सबसे बड़ा कारण है पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि। भारत का जो 30% जो उपभोग है वो स्वयं से होता है पेट्रोल का, बाकी जो है वो मंगाया जाता है। मशीनों के आयात में वृद्धि, आशा के अनुरूप निर्यातों में वृद्धि नहीं होना, माने जितना निर्यात होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अंतर्राष्ट्रीय ऋण और विनियोग, ऋण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, सबसे बड़ी बात यही है कि जनसंख्या जो है भारत की बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वस्तुओं का निर्यात जो है वो कम हो पाता है और आयात ज़्यादा होता है। तो ये आप कारण याद रखेंगे कि क्यों भुगतान असंतुलन होता है। अब हम देखेंगे कि सरकार ने भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। ये आप अलग से ऑब्जेक्टिव के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत जो डिटेल है आपको बताती हूँ। ये वर्ष आप लोग याद रखेंगे कि किन किन वर्षों में ये जो है लागू किया गया। सबसे पहले सरकार ने क्या किया, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली 1992-93 के बजट में ये लागू किया गया। इसका मतलब है कि जो मुद्रा का विनिमय है वो उदार बनाया गया व्यापार के संदर्भ में। इसके लिए चालू खाते का जो कुछ परसेंट है उसमें रुपए की जो परिवर्तनीयता है उसको जो है वो उसमें ढील दी गई। उसके बाद रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का नियम 19 अगस्त 1994 को लागू किया गया। इसका मतलब ये था कि चालू खाते के अंतर्गत जो भी विदेशी व्यापार होगा उसमें मुद्रा जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय होगी। यद्यपि पूंजी खाते में पर भी कुछ क्षेत्र में लेन देन की अनुमति है, लेकिन चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है। और इसका अर्थ हम यही लगा सकते हैं कि सीमा पार मुद्रा की आवाजाही में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो है लचीली विनिमय दर प्रबंध प्रणाली थी वो 1 मार्च 1992 को लागू की गई। इसका मतलब यही था कि स्वतंत्र रूप से किसी भी विदेशी मुद्रा में अपने देश की मुद्रा को बदला जा सकता है और मुद्रा के मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग पूर्ति से किया जाएगा। और चालू खाते और पूंजी खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ और भी मैं बताती हूँ आपको कि पूंजी खाते की परिवर्तनीयता का अर्थ घरेलू वित्तीय संपत्तियों तथा विदेशी संपत्तियों को विदेशी संपत्तियों में बाजार निर्धारित विनिमय दर पर बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार ये नियम लागू किए गए। उसके बाद आयात लाइसेंस प्रणाली का उदारीकरण। इसका मतलब ये है कि लाइसेंस व्यवस्था को उदार बनाया गया। पहले किसी भी वस्तु का आयात करने के लिए लाइसेंस लेने की प्रणाली कठिन थी, उन नियमों को सरल बनाया गया। ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत छूट दी गई। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की स्थापना की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब जो क्षेत्र 100% निर्यात करते थे उनके लिए विशेष छूट प्रदान की गई और अलग से इसके लिए अधिनियम बनाए गए हैं। ये जो है 1 नवंबर
2001 से लागू हुआ और इसका पूर्ण उद्देश्य था निर्यातों को प्रोत्साहन देना। भारत में कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। फिर है निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना। निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना का मतलब ये है कि जो पूंजीगत सामान निर्यात में लगते हैं उनके लिए कम टैक्स लगाना या उससे संबंधित वस्तुओं पे कम टैक्स लगाकर उसको छूट देना। उसके बाद है सुपर स्टार ट्रेडिंग गृह, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1994 को हुई। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना रहा है। अभी हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं, खास करके 2015-20 में व्यापार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आप अलग से भी आपके इस पाठ्यक्रम में नई विदेश व्यापार नीति है जिसका अध्ययन आप करेंगे। मैं इससे रिलेटेड आपको बताती हूँ कि 2019-20 तक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 900 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी 20 के जो डेटा है वो आए नहीं हैं और हो सकता है कोरोना संकट के कारण हमारे भुगतान संतुलन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना, हमारे ही नहीं विश्व के बड़े बड़े देशों पर इसका असर पड़ेगा। तो देखते हैं आगे की अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ता है। फिर भी और क्या क्या योजनाएं हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए मैं बताती हूँ। मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ाने के लिए है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, फोकस प्रोडक्ट, फोकस मार्केट, मार्केट इन डेवलपमेंट टू ऑफ एक्सपोर्ट, MEIS। ये जो योजनाएं हैं व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं और ये लक्ष्य है कि जो भारत का जो व्यापार में प्रतिशत है विश्व में वो लगभग 2%, 2.5% है, जिसे बढ़ाकर 3.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वस्तु निर्यात योजना और सेवा निर्यात योजना की भी शुरुआत की गई है और ब्रांड इंडिया की भी शुरुआत की गई है। ये सभी योजनाएं न केवल विदेशी व्यापार को बढ़ावा देंगी बल्कि देश में रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाती हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण डेट और डेटा और योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है और इसको और भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी देश की स्थिति को हम उसके भुगतान संतुलन से जान सकते हैं। जैसे किसी देश के व्यापार की स्थिति को जानते हैं और क्योंकि जब निर्यात बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और जितनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी उतना ज़्यादा हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। और भारत भी निरंतर प्रयासरत है कि उसके जो विदेशी व्यापार है उसमें वृद्धि होती रहे और क्योंकि बिना विदेशी मुद्रा भंडार के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है जो कि है 479.59 बिलियन डॉलर। और अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 8वां है। तो आप लोग इसके जो सब टॉपिक मैंने बताए हैं और जो पॉइंट बताया है अलग से भी आप उसको डिटेल में तैयार करेंगे और इसमें देख लीजिएगा कि कई बिंदु हैं, डेटा है जो आप ध्यान में रखते जाएंगे। धन्यवाद।